नमस्ते बच्चों। आज हम सब लोग व्याकरण में समास पढ़ेंगे और समास में हम पहले उसकी परिभाषा को जानेंगे और फिर उसके उदाहरण देखेंगे। समास के भेद देखेंगे। समास के भेद: तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 6 भेद हैं इसके, तो उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समास की परिभाषा को समझ लेते हैं। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। समासिक शब्द या समस्त पद। अब समासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है, जरा इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद बनता है, कहलाता है। तो शब्द के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है। जब 2 शब्द मिलकर के एक नया शब्द बन जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। उसके बारे में भी हम विस्तार से अभी उसके बारे में जानेंगे। पूर्व पद एवं उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। यानी समास में 2 शब्दों से मिलकर के जो समास बना होता है उसका जो पहले वाला जो शब्द कह लो तो उसको हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद वाला है उसको हम कहेंगे उत्तर पद। आखिरी पद को, पद माने शब्द। तो समास के 6 भेद जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि उत्तर पद, बाद वाला पद, बाद वाला जो शब्द जुड़ा होता है वो उसमें मुख्य होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है और पूर्व पद गौण मतलब उसका कम महत्व होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें जो है जब हम इसका विग्रह करेंगे तो धर्म ग्रंथ का हम विग्रह करेंगे तो धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। तो इसमें पूर्व पद कौन सा हुआ? पूर्व पद हुआ हमारा धर्म और ग्रंथ हुआ हमारा उत्तर पद। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के हमारा एक समास बन गया, धर्म ग्रंथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। राजकुमार, राजा का कुमार। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? राजा का कुमार। और अगला उदाहरण है तुलसीदास द्वारा कृत, यानी कि तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब उसको खोल कर रखना, तो हम तुलसीदास द्वारा कृत हो जाएगा। तत्पुरुष समास के प्रकार। अब तत्पुरुष समास के भी कई सारे प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। अब इसमें से को हटा दिया, उसको शॉर्ट में लिख दिया। संक्षिप्तीकरण जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि उसको छोटे रूप में लिखना, शॉर्ट में लिखना। तो ग्रंथकार हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरी एक पंक्ति को लिखने की जगह हमने उसको शॉर्ट में लिखा है, तो वही हमारा समास कहलाता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझना चाहें तो ग्रंथ को लिखने वाला। अब हमने कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4, यानी कि ग्रंथ 1, को 2, लिखने 3 और वाला 4। तो ये 4 पद की जगह हमने 1 पद ही लिख दिया, ग्रंथकार। तो ये हमारा समास है। और इसमें किस विभक्ति का लोप हो गया? को का लोप हो गया। अब कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में से और के द्वारा के लोप से समास बनता है। अब ये लोप माने गायब होना। लोप का क्या मतलब होता है यहाँ पर? गायब होना। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। अब यहाँ पे किसका लोप हुआ है? के द्वारा। के द्वारा हट गया ना यहाँ पर, तो बचा हमारे पास वाल्मीकि रचित। तो इसी तरीके से ये हमारा कर्ण तत्पुरुष है। जब आपने छोटी क्लास में ये सारे विभक्तियाँ पढ़ी हैं, कारक भी पढ़े हुए हैं,
तो उसी का रिवीजन समझ लीजिए, एक प्रकार से पुनरावृत्ति होगी। जिसने पहले कारक अच्छे से पढ़े होंगे तो इनके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अगर ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष नहीं भी इसको समझना, तो इतना डिटेल में समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपको तत्पुरुष समास का शॉर्ट में जैसे मैंने एक अनुमान मैंने आपको समझा दिया, वह भी कर लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे अभी संप्रदान तत्पुरुष। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होगा। तो तब जब के लिए का लोप हो जाएगा तब ये समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, जब हम इसका विग्रह करेंगे, सत्याग्रह का क्या विग्रह होगा? सत्य के लिए आग्रह। अब सत्य के लिए आग्रह में से के लिए का हमने लोप कर दिया तो ये शब्द बना हमारे पास सत्याग्रह। तो ये हमारा हुआ संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह से अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। अब इसमें से का लोप होगा। जब ये से का लोप हो जाएगा, इसका एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट ये हो गया हमारा विग्रह, और इसका हमारा समास बना, अपादान तत्पुरुष समास बना पथ भ्रष्ट। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो पता चला होगा कि से का लोप हुआ है इसमें, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट में से का लोप हो गया, शब्द हमारे पास बचा पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट हमारा विग्रह हुआ, पथ भ्रष्ट हमारा समास हुआ। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। अगला हमारा संबंध तत्पुरुष है, उसमें का, के, की इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा दिया, लेकिन हमें तत्पुरुष समास के प्रकार पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा इसमें इतना ही समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसमें का, के लिए, से, ये जैसे शब्द आपको जब विग्रह करने पर मिलते हैं तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को पहचानने की यही निशानी है, क्योंकि जब हमारा पेपर होता है तो उसमें हमें पूछा जाता है कि यह कौन सा समास है, तो उसे जब हम बताएंगे तो किस तरह से हम उसको विग्रह करके देख लेंगे। कभी कभी विग्रह करने के लिए भी आ जाता है, तो हमें विग्रह करना अब ज़रूर आना चाहिए। हर समास का विग्रह करना आना चाहिए। जब हम विग्रह करते हैं तब हमें उसमें जो हमारे जैसे के लिए, को, के द्वारा, से, ये सब आज चीज़ें आ जाती है, का, के, की, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अवयवी भाव समास पर। तो वह समास जिसका पहला पद अवयव हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अवयव बन जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अवयव क्या होता है। अवयव आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अवयव कहलाते। अर्थात उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता, उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अवयवी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। तो आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे, तो आप ये समझ लीजिए ये उपसर्ग हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय इनसे मिलकर जो बनने वाला जो समास होता है वो अवयवी भाव समास कहलाता है। अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार, मति मतलब बुद्धि। प्रतिदिन, दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या नोटिस किया, इसमें देखा हमने आजन्म, आ, इसमें क्या लगा है हमारा, ये उपसर्ग है ना, अवयव जिसको हम कहते हैं, आजन्म हो गया उससे। तो यथामति, यथा लग गया, मति में, मति माने बुद्धि, मति के आगे हमने यथा लगा दिया, तो क्या है वो हमारा उपसर्ग है। इसी प्रकार से प्रतिदिन है, दिन हमारा मूल शब्द है और उसके आगे हमने प्रति लगाया है, यानी कि उपसर्ग लगा है, तो हमारा ये प्रतिदिन शब्द बना।
समास बना। यथाशक्ति, शक्ति के आगे हमारा लगा है यथा उपसर्ग, तो यथाशक्ति एक नया शब्द मिला, तो ये हमारा समास हुआ, अवयवी भाव समास। अब हमारा अगला समास आता है कर्मधारय समास। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह तो है इसकी परिभाषा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है कि दो पदों से मिलकर के समास बनता है। उसमें जो पहला पद होता है वो हमारा विशेषण होता है ना, जो हमारा विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। तो पहला पद क्या हुआ हमारा विशेषण, और दूसरा पद हमारा हुआ विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है या के समान आते हैं। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। महादेव, महान है जो देव। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें महान है जो देव, कौन सा देव, महान है जो देव। अब इसमें विग्रह करने पर हमें मिल रहा है और जो, तो ये इसकी पहचान है। कौन से समास की पहचान है ये, कर्मधारय समास की पहचान है महादेव। अब अगला समास हमारा है दुरात्मा। उदाहरण है ये, बुरी है जो आत्मा, है ना। हमने दुरात्मा का विग्रह किया, उसमें हमें मिला बुरी है जो आत्मा, है जो। अब ये जो है जो आया है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कर्मधारय समास है। कर कमल, कमल के समान कर, यहाँ भी के समान आ गया। जब हमने कर कमल का विग्रह किया तो के समान आया। अब अगला उदाहरण देखिए, नर सिंह, सिंह रूपी नर, है ना। तो अब यहाँ पर रूपी शब्द आया है, तो रूपी का भी मतलब वही है, के समान। अगला उदाहरण है हमारा चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख आदि, है ना। तो यहाँ पर भी के समान आया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सामान लिख दिया इन्होंने। ये सामान शब्द नहीं है, ये समान शब्द है। इसमें सा में आ की मात्रा नहीं आएगी, स मा न या म में आ की मात्रा आएगी। ठीक, अब हम अगला समास पढ़ते हैं। चौथा समास है हमारा द्विगु समास। ये सबसे आसान समास है। इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, देखिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला जो शब्द है वो संख्यावाची शब्द होगा और विशेषण होगा, तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। किसी समूह का, ग्रुप का बोध कराएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे इसे, दोपहर, दो पहरों का समाहार। ठीक, तो दो पहरों का समाहार। अब ये दो शब्द आया, आपको पता है ये संख्या है, तो समाहार मतलब समूह। तो संख्या जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हमारा द्विगु समास है। आपने बेझिझक बिना सोचे समझे बता देना है कि ये हमारा द्विगु समास है। शताब्दी, अब हम इसका विग्रह करें तो हमें मिलेगा 100 सालों का समूह। अब इसमें 100 क्या है, गिनती का शब्द है ना, संख्यावाची। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा द्विगु समास है। अगला देखिए, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। ठीक, तो इसमें भी 5 जो शब्द आया है वो हमारा क्या है, संख्या हो गया। अगला शब्द है, अगला उदाहरण है हमारा सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। अब इसमें भी 7 जो शब्द हमारा आ रहा है ये क्या है, हमारा संख्या। तो जहाँ संख्या आ जाए वहाँ पर हमारा द्विगु समास है। तो और हम समास का कैसे पता लगाते हैं, उसका विग्रह करके। जब भी हम किसी समास को विग्रह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या विशेषता है, कि उसमें संख्या आ रही है या फिर कौन सी विभक्ति आ रही है। तो उस चीज़ से हम पहचान लेंगे कि ये हमारा कौन सा समास है। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें बेटे दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद का अपना अपना महत्व है, और दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक शब्द लुप्त हो जाएं तो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि अन्न जल, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा अन्न और जल।
अपना पराया, अपना और पराया। अब इसमें कौन सा शब्द आ रहा है बीच में विग्रह करने पर? और। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश। अब इसमें भी दोनों का विग्रह हमने जब इन सारे शब्दों का हमने विग्रह करके देखा तो हमने देखा कि इसमें और आ रहा है। अच्छा, और की जगह हम अथवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एवं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये शब्द आए तो इसका मतलब हमारा कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला है छठा, बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। गजानन, गज से आनन वाला। अब आपको मालूम है कि गजानन किसे कहा जाता है? गजानन गणेश जी को भी कहा जाता है ना? तो ये यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसकी एक और विशेषता है कि इसको हम कर्मधारय समास भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। जब विशेषता बताई जाती है तो वो हमारा होता है कर्मधारय समास, है ना? अगर आप कर्मधारय समास भी कह देंगे, लिख देंगे तो वह गलत नहीं होगा। लेकिन आपने जब हमने ये पढ़ा गजानन शब्द पढ़ा, तो गजानन जो है हमें बताता है कि यह गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है। गज से आनन वाला, गज के जैसे, आनन मतलब चेहरा, मुख, तो उसके जैसे चेहरा वाला। अब अगला उदाहरण देखते हैं। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला। आप बताइए तीन आँखों वाला कौन है? तीन आँखों वाला तो शिव है ना, शिव भगवान है। तो ये किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय भी कह सकते हैं क्योंकि विशेषता बताई जा रही है, परंतु सटीक जो हमारा समास है वह हमारा समास कहलाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से अगला देखिए। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। ठीक है, 10 आनन यानी कि 10 चेहरे के। 10 चेहरे किसके होते हैं? रावण के। आपको मालूम है रावण के जो होते हैं 10 चेहरे। तो यहाँ पर भी एक दशानन जो शब्द है वह रावण की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की, विष्णु भगवान की हैं। इसी प्रकार अगला है मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। तो मुरलीधर आपको मालूम है कृष्ण जी को कहते हैं क्योंकि वो मुरली धारण करते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमने आज समझे, समास के बारे में समझा। हमने समास की परिभाषा जानी और उसके भेद जाने, और भेद में भी हमने ये जाना कि हम किसी समास को किस तरह से पहचान सकते हैं। उनकी परिभाषा तो हमने जानी। परिभाषा को रट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको समझने से फ़ायदा है। जब हम समास को पहचान लें कि यह कौन सा समास है, तभी सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पहचानने के लिए आएगा या फिर आएगा कि उसका एक उदाहरण लिखो। तो बच्चों, इसके साथ आपने हर समास के 2-2 उदाहरण आपको ज़रूर याद कर लेने। जब आप 2 उदाहरण याद कर लेंगे तब आपको ये भी ध्यान में रहेगा कि ये कौन सा समास है और कौन सा नहीं। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।